आज बात करते हैं फ्रेडरिक नीचा की लिखी हुई अजीम किताब 10 स्पोक ज़ाराटुस्ट्रा की। मेरा ख्याल है कि वेस्टर्न मॉडर्न फिलॉसफी में जितनी भी किताबें लिखी गई, कोई भी किताब इस किताब के करीब से भी नहीं गुजरी। यानी जिस लेवल की यह बुक है, मेरा ख्याल है बाकी सारी किताबों को मिला भी लेना तो वो सारी किताबें मिला के भी इसके करीब से नहीं गुजरी। ये इतनी बड़ी किताब है। यानी इस किताब में फ्रेडरिक नीचा इंसानों को जिस सतह पर लेके जाना चाहता है ना, जिस अजमत पर लेके जाना चाहता है, जो जिस लेवल पर वो देख रहा है कि इंसान का क्या पोटेंशियल है, इंसान कहां तक जा सकते हैं, वो अनबिलीवेबल है। यानी देखिए, आप जब लोगों को सुनते हैं या नीचा पर लिखी हुई किताबें पढ़ते हैं तो लोग ये कहते हैं कि यार नीचा तो ये चाहता था कि इंसान दोबारा से जानवर बन जाए। नीचा एक्सेप्शनलिज्म के खिलाफ था। वो नहीं समझता था कि इंसान एक्सेप्शनल है। वो समझता था जैसे दूसरे जानवर हैं वैसे हम भी हैं। ये बात सही है। नीचा हमारी जो फैकल्टीज है ना, रीजन की, रैशनैलिटी की, जमीर यानी हमारा जो कॉन्शियंस है, इसकी मेमोरी की, इन फैकल्टीज के खिलाफ था। वो रीजन को सिकनेस समझता था। वो समझता था, ये बात सही है, ये बात सही है कि वो किसी वजह से ये कहता था कि कुछ हालात की वजह से गुजरकर हमने अपना जमीर डेवलप कर लिया, जिसकी वजह से हम सही और गलत में तमीज करते हैं जो जानवर नहीं करते। जिस तरह से हम कुछ हालात की वजह से हमने अपना माइंड ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, यानी वो इंस्टिंक्ट जो एनिमल इंस्टिंक्ट्स हैं उनको दबा दिए और ये रैशनैलिटी और ये रीजन वाली फैकल्टीज को हम ज्यादा यूज करना शुरू कर दिए। ये बातें सही हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो इंसान को नीचे लेके जाना चाहता था। ये बात सही है, वो ये चाहता था कि इंसान अपनी एनिमल इंस्टिंक्ट्स की तरफ दोबारा जाए, लेकिन वो इंसान को नीचे लेके नहीं जाना चाहता था। ये किताब पढ़ें 10 स्पोक ज़ाराटुस्ट्रा, आपको पता चलेगा वो इंसान को कहां लेके जाना चाहता था। यानी आप बाकी सारे फलसफियों ने इंसान को लिमिटेड किया है। कांट ने बोला आप हकीकत नहीं जान सकते। हेगल ने बोला दुनिया रीजन पर चल रही है, आप उसका एक हिस्सा है। ठीक है, आप अपने इरादे से चीजें करते हैं, लेकिन एक डिवाइन प्रोविडेंस है जिससे आपसे काम ले लिया जाता है। लेकिन नीचा इंसान को ओवरमैन बनाना चाहता था। नीचा, देखें, नीचा इस नेचर को ना ह्यूमनाइज नहीं करना चाहता था। नीचा ह्यूमन को नेचुरलाइज करना चाहता था। यानी वो समझता था कि अगर हम अपनी एनिमल इंस्टिंक्ट्स की तरफ दोबारा वापस जाएंगे, इससे हमारा फायदा है। तो ये बहुत बड़ी किताब है। ये फिलॉसफी की दुनिया में मेरी फेवरेट किताबों में से एक है। देखिए, इस किताब में नीचा के जो बहुत सारे मेन कॉन्सेप्ट्स है ना, जैसे गॉड इज डेड, वो इसमें पहली दफा डिस्कस हुआ। जैसे ओवरमैन का जो तस्वर है नीचा का, कि हमें इंसान से आगे का इंसान बनना है। यानी सुपरमैन तो सही ट्रांसलेशन नहीं है, कॉफमैन ने काफी बुरा भला कहा है जो लोग इसको सुपरमैन ट्रांसलेट कर देते हैं, उबरमंश को। ओवरमैन सही ट्रांसलेशन है, इंसान के बाद वाला इंसान, अगली स्टेज, अजीम इंसान से गुजर कर इंसान बनना है। तो ओवरमैन का तस्वुर पहली दफा इस बुक में दिया। विल टू पावर का तस्वुर पहली दफा इस बुक में दिया। तो इस बुक की पहले की थीम्स आपको बता देता हूं। देखिए, गॉड इज डेड मैंने आपको बताई है, उसकी एक मेन थीम है। यानी नीचा ने कहा कि सारी मेटाफिजिक्स जो हम पिछले 2500 साल से कर रहे हैं, भाई ये खत्म हो गई। अब हमारे पास ये दुनिया ही है, कोई लोगोस वगैरह नहीं है। हमें खुद ही ओवरमैन बनना है, हमें खुद ही क्रिएट करना है। हमारे पास आर्ट है, हमारे पास क्रिएशन है। तो ये गॉड इज डेड एक बड़ा तस्वुर है। इस किताब में इसने मजहब के खिलाफ बहुत लिखा। यानी इसने कहा कि रिलीजन जो है वो एक डिल्यूजन है और वो हमें धोखे में रखता है। तो ये कांस्टेंट इस किताब में बहुत जगह आपको मिलेगा। इस किताब की मेन थीम वही जो नीचा की मेन थीम है कि जी हमें पोस्ट क्रिश्चियन वर्च्यूज आइडेंटिफाई करने हैं। हमारा जो वैल्यू सिस्टम है बड़ा फरसूदा है, हमें नई वैल्यूज आइडेंटिफाई करनी है, वैल्यूज क्रिएट करनी है और अपनी अपनी करनी है। मेरी वैल्यूज मेरी होंगी, आपकी वैल्यूज एक भेड़ बकरी नहीं है क्या, एक ही वैल्यू सबकी होगी। मेरी वर्च्यू आपकी वाइस हो सकती है, बकौल नीचा। देखिए जी, जरतुश्त जो नीचा का जरतुश्त है, इसने जरतुश्त का सिंबल इसलिए इस्तेमाल किया कि जरतुश्त वो पहला आदमी था जिसने एक खुदा का तस्वुर दिया था। तो नीचा उसी के पास जाकर उसी के मुंह से कहलवा रहा है कि अब वो खुदा मर गया है। यानी ये इसमें सिंबलिज्म इस्तेमाल हुआ है।
नीचा नीचा का एक ही मजहब है, नीचा कह लें या जरतुश्त कह लें, इसका एक ही मजहब है और वो मजहब है एवोल्यूशन, यानी हमें आगे बढ़ना है। फ्रेडरिक नीचा मानता था कि इंसान बीइंग नहीं है, इंसान बिकमिंग है। हम ओवर मैन की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। तो ये इस किताब की मेन थीम्स हैं। देखिए जी, नीचा, यह बात सही है कि नीचा ने कहा कि इंसान के पास फ्री विल नहीं है। नीचा ने फ्री विल को डिनाई किया, बल्कि नीचा ने नॉन फ्री विल को भी डिनाई किया। नीचा ने कहा विल फ्री या नॉन फ्री नहीं होती, विल वीक या स्ट्रांग होती है। यानी कुछ लोगों में स्ट्रांग विल होती है, कुछ लोगों में वीक विल होती है। ये फ्री विल और नॉन फ्री विल कुछ नहीं होता। अच्छा, ये बुक दुनिया की मुश्किल तरीन किताबों में से एक है। इसमें इसने कोई जुमला भी सीधा नहीं लिखा, कोई जुमला भी इंसानों की तरह नहीं लिखा। सिंबलिज्म, एलिगोरीज, पैराबल्स, क्योंकि ये समझ रहा था कि जैसे बाइबल है ना, जो इंसान पिछले 1500 साल से इस्तेमाल कर रहा है, उसी तरह की एक किताब में लिख के जाऊंगा जो आगे आने वाले इंसान 1000 साल तक इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें इसने बाइबल बिब्लिकल अंदाज में चीजें लिखने की कोशिश की है। जैसे एक अल्हामी किताब लिखी जाती है ना, इल्हामी किताब। अब मैंने इल्हामी को अल्हामी बोल दिया जल्दी में। अब इसके नीचे भी कमेंट्स आ जाएंगे, यार लोग ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं, आप मटेरियल नहीं देख रहे, आप बोलने वाले। भाई वो अदम का शेर है ना, ए अदम एहतियात लोगों से, लोग मुनकिर नकीर होते हैं। तो इल्हामी किताब, मेरे मुंह से अल्हामी निकल गया भाई, अब इसके नीचे कमेंट ना कर देना। हाँ, तो इल्हामी किताबें जो है ना, ये उस तरह से लिखना चाह रहा था। इसका कोई जुमला स्ट्रेट नहीं है। यानी मैं आपको एक बात बताऊं, हैरल्ड ब्लूम जिनकी बहुत गहरी नजर थी वेस्टर्न कैनन पर, उन्होंने एक जगह लिखा है कि अब यह किताब पढ़ने के काबिल नहीं रही है, इतनी मुश्किल हो गई है। हालांकि वो नीचा को मानते थे, यानी ऐसा नहीं, उनकी एक किताब है फ्रॉम वेयर वी कैन गेट विजडम, यहीं के रखी होगी, मिलेगी नहीं, टाइम पे तो नहीं मिलती। इसमें से, इस जंगल में से शिकार करना बहुत मुश्किल है। उसमें उन्होंने जो विजडम राइटर्स का नाम लिखा, उसमें नीचा को बहुत ऊपर लिखा। यानी वो नीचा को मानते थे, लेकिन फिर भी वो ये समझते थे कि ये जो किताब है ना, जरतुश्त बोला, फिर जरतुश्त बोला, ये किताब, और ऐसा जरतुश्त बोला, ये किताब अब पढ़ने के काबिल नहीं रही है, इतनी मुश्किल है। अच्छा, ये किताब 10 स्पोक ज़ारतुश्तरा, इस किताब को वेस्ट में बिल्कुल एक्सप्लोर नहीं किया गया। किसी बड़े राइटर ने इस पर काम नहीं किया। मैंने नीचा पर लिखी हुई बहुत सारी किताबें पढ़ी, यानी जो लोग आमतौर पर रेफर करते हैं ना कि यार वो हाइडिगर की किताब पढ़ो जो नीचा पर लिखी है, वो मैंने पढ़ी है। अडोर्नो को पढ़ा है मैंने, डुलूस को पढ़ा है, रोटी को मैं पढ़ता रहता हूँ, डरीडा जो हाइडिगर का जानी दुश्मन था, मैं उसको पढ़ता रहता हूं। अभी कल परसों ही मैंने उसकी एक नीचा पर, ये नहीं, नीचा पर एक उसने किताब लिखी थी, वो मैंने कल परसों ही मंगा के पढ़ी, छोटी सी थी, एक दिन में पढ़ ली। तो मैं इन राइटर्स को पढ़ता रहता हूं जो मुसलसल नीचा पर लिखते हैं, लेकिन उन लोगों ने इस किताब पर बिल्कुल काम नहीं किया। 2-3 बड़ी बड़ी इसकी एग्जीजीसिस मिल जाएंगी आपको, एक स्कॉटलैंड की किसी यूनिवर्सिटी की मिल जाएगी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की, इस तरह से मिल जाएंगी। बड़े राइटर्स ने इस किताब पर काम नहीं किया, इस किताब को आमतौर पर इग्नोर किया गया। इस किताब की अगर मुझे एक्सीजीसिस मिली है मजेदार, तो वो उशू की है, और मैंने उशू को पढ़ा, बहुत मजा आया। और ये जो हमने लेक्चर तैयार किया है मैंने, इसमें मैं काफी सारा बोरो करूंगा उनकी एक्सीजीसिस से। देखिए साहब, इस किताब को अगर मैं एक जुमले में समराइज करूं ना, वो जुमला ये है कि हमने क्रिएट करना है। क्रिएशन, क्रिएट योरसेल्फ, हमने ओवरमैन क्रिएट करना है। यानी कि क्रिएशन को इतनी अहमियत दी गई है इस बुक में कि मैं बता नहीं सकता। यानी हमारे पास अब जो सबसे बड़ा काम है वो ये है कि हम क्रिएट करेंगे, हम ओवरमैन को क्रिएट करेंगे। यानी क्रिएशन से एक वाकया याद आ गया, ये थोड़ा सा साइड नोट हो जाएगा यार। कुछ लोग बोलते हैं साइड नोट डाल दिया करो, कुछ लोग बोलते हैं नहीं डाला करो, तो अब डाल देते हैं यार, अब नेगेटिव कमेंट्स तो आते ही है ना। देखिए जब एक दफा पिकासो जो था ना, उसका पिकासो बहुत बड़ा वो पेंटर था ना, वो क्यूबिज्म वाला, क्यूब्स में बनाता था। ये इंप्रेशनिज्म के बाद जो एक बड़ी तहरीक आई थी वो क्यूबिज्म आई थी। मैं क्यूबिज्म का बहुत बड़ा फैन हूं, मुझे सरियलिज्म नहीं पसंद, लेकिन क्यूबिज्म, हर शेप को क्यूब की सूरत में बनाना, ये इसका सबसे बड़ा एक्सप्लोरर था ये पिकासो। तो पिकासो का एक दोस्त था, वो उसके पीछे पड़ा रहता था, यार मुझे भी तस्वीर बना के दे, कोई एक पेंटिंग मुझे भी दे, मुझे भी दे, मुझे भी दे। पिकासो उठा, एक दिन उसने ऐसे बहुत पेंटिंग शेंटिंग बनाई, उसको दे दी, बोला ये ले।
वो दोस्त बड़ा खुश हुआ, वो गया, उसने जाके वो पेंटिंग बेच दी, पिकासो की पेंटिंग महंगी बिक गई। अच्छा खैर, एक औरत को बेच दी उसने। कुछ अरसे के बाद वो औरत वापस आई, बोला भाई ये तो फेक है। उसने कहा नहीं नहीं फेक नहीं है, ये पिकासो की है भाई। उस औरत ने कहा नहीं, हमने अपने एक्सपर्ट से चेक करवाई, वो कह रही है फेक, वो कह रहा है फेक है। तो उसके दोस्त ने कहा भाई फेक हो ही नहीं सकती, मैं पिकासो का दोस्त हूं, मेरे सामने बनाई है, ये कैसी बातें कर रही हैं आप। वो औरत ने कहा नहीं भाई, हमारा एक्सपर्ट, वो सारी जिंदगी उसने यही काम किया है, पेंटिंग्स को पहचानना, ये ना करना वो ना करना, तो आप झूठ बोल रहे हैं, ये फेक है। उस आदमी ने बोला अच्छा आ जाओ मेरे साथ, चलो पिकासो के पास चलो। है, उसने कहा हाँ, बोला आ जाओ। वो पेंटिंग ली, पिकासो के पास चले गए। तो दोस्त ने बोला पिकासो से कि देख भाई ये औरत बोल रही है कि ये पेंटिंग फेक है। तो उस औरत ने बोला हाँ ये बताइए ये फेक है क्या ओरिजिनल है। तो पिकासो ने देखा, पिकासो ने कहा ये तो फेक है। तो उसके दोस्त ने कहा भाई क्या बोल रहा है, मेरे सामने बनाई है तूने, कैसे कर रहा है यार, मुझे झूठा साबित कर, मैं तो पैसे भी खा चुका हूं इसके। तो पिकासो ने कहा नहीं ये बनाई मैंने ही है, ये बात सच है, बनाई मैंने, लेकिन ये फेक है। बोला बनाई मैंने तो फेक, फिर अगर ये तूने बनाई तो फेक कैसे। तो उसने बोला कि भाई क्रिएशन जो है ना वो एक और ही काम है, ऐसा नहीं है कि अब तुम मेरे पीछे में बड़े बनाओ बनाओ बनाओ, मैंने पुराना मेरे दिमाग में कोई मैंने बनाई थी, उसको उसी के बेस पे मैंने एक और बना के तुम्हें दे दी, ये क्रिएशन नहीं है। तो ये एक वाकया क्रिएशन से याद आ गया, क्रिएशन एक बहुत बड़े अमल का नाम है। इस बुक की समरी क्रिएशन है भाई, ठीक है। अच्छा जी, मैं आपको ये बता दूं कि इस बुक में एक प्रोलोग है और 80 सरमन्स हैं। सरमन्स यानी तकरीरें जो जरतुश ने करी हैं लोगों से या अपने डिसाइपल से। तो 80 की 80 सरमन्स तो हम नहीं डिस्कस कर सकते, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो मैं ये करूंगा कि प्रोलोग आपको पढ़ के सुना दूंगा और फिर उन 80 चैप्टर्स में से 7-8 चैप्टर्स हम डिस्कस कर लेंगे। तो भी मेरा ख्याल है ये 2-3 घंटे की वीडियो बन जाएगी। लेकिन मैं क्या करूं, अगर 80 चैप्टर्स हैं और उसमें से हम 7-8 भी नहीं डिस्कस करेंगे तो फिर तो बुक कवर नहीं होगी ना, 10% तो कवर करना पड़ेगा। अब ये 2 घंटे की वीडियो बने 3 घंटे की बने मुझे नहीं पता, लेकिन 7-8 चैप्टर्स हम कवर कर लेंगे। और प्रोलोग में सिर्फ पढ़ के सुना रहा हूं आपको, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अच्छा जी, जब जरतुश्त की उम्र 30 साल की हुई तो उसने अपना देश और अपनी नदी को छोड़ दिया और वो पहाड़ों में जाकर रहने लगा। पहाड़ों में पहुंचकर वो अपनी स्पिरिट और अपनी तन्हाई के मजे लेता रहा और 10 साल तक वो उससे नहीं उकताया। देखिए फ्रेडरिक नीचा किया ये लफ्ज स्पिरिट, सोल, ईगो, ये सारी चीजें जिस्म के ही लिए इस्तेमाल हुई है। यानी ये वो कहता है सोल भी जिस्म का एक हिस्सा है, ईगो भी जिस्म में ही है, स्पिरिट भी जिस्म में ही है। ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से हैं, फिजिकली नहीं लेकिन ये जिस्म का ही पार्ट है। तो मैं स्पिरिट को ट्रांसलेट नहीं करूंगा, मैं स्पिरिट को स्पिरिट बोलूंगा, सोल को सोल बोलूंगा, ईगो को ईगो बोलूंगा, आपको जैसे मर्जी इसका आप मतलब निकालें। तो पहाड़ों पर पहुंचकर वो अपनी स्पिरिट और अपनी तन्हाई के मजे लेता रहा और 10 साल तक बिल्कुल नहीं उकताया। फिर उसके दिल में एक चेंज आया। एक दिन वो सुबह सुबह जागा और सूरज की तरफ देखकर बोला, अगर वो लोग ही ना हों जो तेरी रोशनी से फायदा उठाते हैं तो तुझको क्या मजा आए। 10 साल से तू मेरा और मेरे गार के ऊपर से गुजर रहा है, लेकिन अगर मैं, मेरा उकाब और मेरा सांप यहां ना होते तो तुम अपने रास्ते से और अपनी रोशनी से थक जाते। मैं भी अपनी विजडम से थक चुका हूं। जिस तरह एक शहद की मक्खी बहुत ज्यादा शहद जमा कर लेती है और थक जाती है, मैं चाहता हूं कि लोग मेरे तरफ हाथ फैलाएं और मुझसे ये विजडम लेना शुरू करें। मैं उस वक्त तक ये विजडम बांधता रहूंगा जब तक अक्लमंद लोग अपनी बेवकूफी के मजे ना लेने लग जाएं। इसलिए मुझे नीचे उतरना पड़ेगा, जिस तरह तू शाम को समंदर के पीछे जाता है और उस जगह को रोशन करता है। देख, जरतुश्त एक ऐसा जाम है जो भर चुका है, जो खाली होना चाहता है। जरतुश्त फिर से मैन बनना चाहता है। जरतुश्त नीचे उतरना चाहता है। देखिए, अगर आपने प्लेटो का डायलॉग रिपब्लिक पढ़ा हो, उसमें जो एलिगोरी ऑफ द केव है, उसमें यह है ना कि अगर आप उस केव में से निकल जाएं और सूरज तक पहुंच जाएं तो आप पर लाजमी है कि आप दोबारा उस केव में आए, नीचे आए और दूसरे लोगों को निकालें। समझ रहे? नीचा ये कह रहा है, यानी जरतुश्त ये कह रहा है कि मैं ओवरमैन बन चुका हूं, लेकिन मुझे नीचे जाना है, मुझे दोबारा मैन बनना है।
और मुझे नीचे जाके दूसरों को निकालना है। जरतुश्त अकेला पहाड़ से नीचे उतरा। पहाड़ के नीचे एक जंगल था। जंगल में पहुंचा तो देखा कि एक बूढ़ा शख्स उसके सामने खड़ा है। वो जरतुश्त को देखकर बोला, यह मुसाफिर तो मेरे सामने से 10 साल पहले गुजरा था। उसका नाम जरतुश्त था, लेकिन अब तो वो बिल्कुल ही बदल गया है। उस वक्त तू अपनी राख पहाड़ पर ले गया था, तो क्या आज तू अपनी आग जंगल के पास वाली वादी में ले जाना चाहता है? तुझे पता नहीं है वो लोग आग वालों का क्या अंजाम करते हैं? जरतुश्त बदल गया है। जरतुश्त बच्चा बन गया है। देखिए, बच्चा उसकी एक सिंबल है जो नीचा ने यूज किया है। इसी किताब में एक सरमन है, 3 मेटामॉर्फोसिस ऑफ सोल। उसमें यह कि सोल पहले ऊंट होता है, फिर वो सोल लायन बनता है और फिर वो बच्चा बनता है। यानी जब वो नई वैल्यूज क्रिएट करने के काबिल होता है तो वो बच्चा बन जाता है। तो यहां पर जरतुश्त उस बूढ़े आदमी को बोल रहा है, जरतुश्त बच्चा बन गया है, जरतुश्त जाग गया है। जरतुश्त डांस करने वालों की तरह चलता है। जरतुश्त सोने वालों के पास जा रहा है। ये डांस बहुत इस्तेमाल किया। ये सिंबल नीचा को बहुत पसंद था कि वो था ना कि मैं उस खुदा पे ईमान नहीं लाऊंगा जो डांस नहीं कर सकता। तो ये डांस का सिंबल बड़ा यूज करता है। तू सोने वालों के पास क्यों जा रहा है? मुझे इंसानों से मोहब्बत है। तो क्या तुझे पता है कि मैं जंगलों में क्यों रह रहा हूं? मुझे भी इंसानों से मोहब्बत थी, लेकिन अब मुझे इंसानों से कोई मोहब्बत नहीं है। अब मुझे सिर्फ खुदा से मोहब्बत है। जरतुश्त बोला, मैं तो इंसानों के लिए एक तोहफा लेकर आया हूं। उन लोगों को कुछ मत देना, वो बुजुर्ग बोला। अगर उनको कुछ देना चाहते हो तो सिर्फ भीख देना। जरतुश्त ने जवाब दिया, हरगिज नहीं, मैं भीख नहीं देता। आगे इस किताब में ना भीख के, चैरिटी के, इस तरह की जो पिटी है, इस तरह के जो सेंटिमेंट्स है ना, उनके खिलाफ बहुत लिखा गया है। तो जरतुश्त कह रहे, मैं भीख नहीं देता। बुजुर्ग बोले, वो लोग हम जैसे खाना बदोश लोगों पर शक करते हैं। वो नहीं समझते कि हम उनको कुछ दे सकते हैं। वो हमें चोर समझते हैं। इंसानों के पास मत जाओ, यहां जंगल ही में रहो। जरतुश्त ने बोला, बुजुर्ग आप इस जंगल में क्या करते हैं? बुजुर्ग ने बोला, मैं जंगल में खुदा के गीत गाता हूं। खैर, इस तरह वो दोनों एक दूसरे से जुदा हुए। थोड़ा आगे चलकर जरतुश्त जोर से हंसा और बोला, लगता है कि इस बुजुर्ग को जंगल में अब तक ये खबर नहीं मिली कि खुदा मर चुका है। जब जरतुश्त जंगल के करीब वाले एक शहर में पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत रश लगा हुआ है और पतली सी रस्सी पे चलने वाले का तमाशा होने वाला है। जरतुश्त उन लोगों की तरफ मुखातिब होकर बोला, लोगों सुनो, मैं तुम लोगों को ओवरमैन सिखाने आया हूं। मैन एक ऐसी चीज है जिससे आगे बढ़ना है और ओवरमैन बनना है। क्या तुमने ओवरमैन बनने की तैयारी करी है? जैसे जितना फर्क बंदर और मैन में है, उतना ही फर्क मैन में और ओवरमैन में है। तुमने एक कीड़े से लेकर मैन बनने तक का सफर तय कर लिया है, लेकिन अभी भी तुम लोगों में काफी कीड़ा बाकी है। ये मैं पैराफ्रेज नहीं कर रहा हूं, वर्बेटम जा रहा हूं, लेकिन अभी भी तुम लोगों में कसम से मैं वर्बेटम जा रहा हूं। एक जमाने में मैन जो है वो एप होता था, बंदर होता था। आज भी इंसान बंदरों से बड़ा बंदर है। देखो, मैं तुम लोगों को ओवरमैन सिखाऊंगा। मेरे भाइयों, मैं तुमको कसम देता हूं, इस जमीन के वफादार रहो और उन लोगों का कहना मत मानो जो आखिरत की बातें करते हैं। ये जहर देने वाले लोग हैं। एक वक्त था कि खुदा के खिलाफ गुनाह करना सबसे बड़ा गुनाह था, लेकिन खुदा मर गया है। अब इस अर्थ के खिलाफ गुनाह करना सबसे बड़ा गुनाह है। भाई, नीचा जो था ना, अभी मैंने आपको समझाना कि नीचा चाहता था कि इस नेचर को ह्यूमनाइज ना किया जाए, ह्यूमन को नेचुरलाइज किया जाए। हम ये अपनी रीजन की फैकल्टी जो हमारे पास आ गई है, उसकी वजह से हम नेचर से दूर निकल गए। अबे, उसको अगर पता चल जाता ना कि ये कैपिटलिज्म वाले जो अंधे कैपिटलिस्ट हैं, जिस तरह से इस दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं, इस प्लेनेट को, नीचा दोबारा पागल हो जाता। अच्छा, एक वक्त वो था कि रूह जिस्म को नफरत से देखती थी। देखिए, नीचा जो है ना, उसका सारा फलसफा जिस्म का फलसफा है। नीचा रूह को एक बहुत छोटा हिस्सा समझता है, और वो लोग जो
खैर आगे आप देखेंगे कि वो जो रूह की, यानी जो लोग इस जिस्म से नफरत करते हैं ना, नीचा उनसे नफरत करता है। नीचक के यहां जिस्म बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। एक वक्त वो था कि रूह जिस्म को नफरत से देखती थी। मैं तुम लोगों को ओवरमैन सिखाने आया हूं। सब लोग जरतुश्त पर हंसे और फिर उस रस्सी वाले को, जो आदमी रस्सी पर चल रहा था, उसको देखने के लिए चले गए। खैर जरतुश्त फिर भी बोलता रहा। जरतुश्त उन लोगों से बोला, इंसान भी एक रस्सी है जिसके एक एंड पर जानवर है और दूसरे एंड पर ओवरमैन है। यानी इंसान रस्सी है जानवर और ओवरमैन के दरमियान। इस रस्सी के नीचे अबिस है। अबिस यानी गहरी खाई। देखिए नीचा के फलसफे में अबिस का लफ्ज बहुत आता है। गहरी खाई वो है ना, नीचा का है ना जुमला, इफ यू गेज लॉन्ग इन टू एन अबिस, द अबिस गेजेस बैक इन टू यू। अगर आप इस खला में, इस खामोशी में, इस तन्हाई में, इस अंधेरे में बहुत दूर तक देखते रहे ना, तो ये तन्हाई, ये खामोशी, ये अंधेरा भी आपके अंदर देखना शुरू कर देता है। इंसान में जो बड़ी बात है वो ये है कि इंसान एक ब्रिज है, एंड नहीं है। देखें, इंसान को नीचा एंड नहीं मानता था, बीइंग नहीं मानता था, बिकमिंग मानता था। इंसान ने बनना है। मुझे उन लोगों से प्यार है जिनको जीना नहीं आता सिवाय इसके कि वो नीचे जाएं, क्योंकि यही वो लोग हैं जो पुल के पार जाते हैं। देखिए नीचे ने अभी क्या कहा, इंसान जो है वो ब्रिज है, पुल है, मैन और ओवरमैन के बीच, बीस्ट और जानवर और ओवरमैन के बीच में मैन। तो जो नीचे जाने से नहीं डरता ना, खाई में गिरने से नहीं डरता, वो असल आदमी है। मुझे प्यार उन लोगों से नहीं है जो आखिरत की बातें करते हैं और फिर नीचे जाते हैं और अपने आप को कुर्बान करते हैं, बल्कि मुझे उन लोगों से प्यार है जो अपने आप को इस दुनिया पर कुर्बान करते हैं ताकि यह दुनिया एक दिन सुपरमैन की दुनिया बन सके। मैं तुमसे कहता हूं, ये बड़ा मशहूर जुमला है इसकी नीचा का, वन मस्ट स्टिल हैव केओस इन वन सेल्फ टू बी एबल टू गिव बर्थ टू अ डांसिंग स्टार। आपके अंदर केओस होना चाहिए, केओस, एक केओस मचा होना चाहिए आपके अंदर, तब जाकर आप एक डांसिंग स्टार पैदा करेंगे। शुक्र करो तुम लोगों में अभी तक केओस है। एक वक्त आएगा जब तुम लोग डांसिंग स्टार पैदा करने के काबिल नहीं रहोगे। अफसोस, लास्ट मैन का वक्त आ रहा है। देखें नीचा के नजदीक एक सुपरमैन है, ओवरमैन, और एक लास्ट मैन, आखिरी आदमी जो सुपरमैन नहीं बन सकता, जो पुरानी वैल्यूज पे चल रहा है। अफसोस, लास्ट मैन का वक्त आ रहा है। दुनिया बहुत छोटी हो गई है, इसमें लास्ट मैन उछल कूद कर रहे हैं। लास्ट मैन को लास्ट मैन ने हर चीज छोटी कर दी है। लास्ट मैन एक ऐसा खटमल है जिसकी नस्ल खत्म होने वाली नहीं है। लास्ट मैन सबसे ज्यादा जीते हैं। सब खुशियों के पीछे भाग रहे हैं, बीमारियों का इलाज ढूंढ रहे हैं, सेफ इलाकों में जाके रहना चाहते हैं, ना ज्यादा अमीर होना चाहते हैं, ना ज्यादा गरीब होना चाहते हैं, ना ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं, ना हुकूमत चाहते हैं, ना गुलामी चाहते हैं। कोई लीडर नहीं है, सब भीड़ का हिस्सा है, सबको एक जैसी जिंदगी जीनी है, सब एक जैसे हैं। जो थोड़ा सा अलग होता है उसको पागल खाने जाना पड़ता है। सब लोग जरतुश्त को बोले, हमें लास्ट मैन बनना है, जाओ तुम खुद जाके सुपरमैन, ओवरमैन बन जाओ। खैर जरतुश्त को बहुत अफसोस हुआ और उसने अपने आप से कहा कि ये लोग मेरी बात नहीं सुनते, ये मुझे देखते हैं और मेरा मजाक उड़ाते हैं और मुझसे नफरत करते हैं। खैर थोड़ी देर के बाद रस्सी पर करतब करने वाले का करतब शुरू हो गया। रस्सी दो मीनारों के बीच में लगी हुई थी। एक छोटे से दरवाजे से एक करतब करने वाला निकला और वो रस्सी पर चलना शुरू हो गया। नीचे बाजार में खड़े लोग उस रस्सी वाले को देख रहे थे। जब पहला आदमी करतब करने वाला रस्सी के बीच में आ गया, वो दरवाजा दोबारा खुला और उसमें से एक क्लाउन निकला और क्लाउन भी उस रस्सी पर चलना शुरू कर दिया और उस रस्सी के बीच में आ गया और पहले करतब करने वाले को बोलने लगा, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, और उसको गालियां देने लगा। तो रस्सी पे जो करतब करने वाला था वो ये देखकर बड़ा हैरान हुआ कि ये क्लाउन कहां से आ गया। इतने में उस क्लाउन ने जो पहला आदमी करतब कर रहा था उसके ऊपर से छलांग लगाई और उसके आगे आ गया।
और उससे आगे निकल गया। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए कि क्लाउन करतब करने वाले से आगे निकल गया और रस्सी पे आ गया। जब पहले आदमी ने यह देखा कि एक मस्खरा उससे आगे निकल गया है तो उसके होश गुम हो गए। उसने अपना डंडा फेंका और खुद को नीचे गिरा लिया। वो आदमी जरतुश्त के कदमों में आ गिरा। उसकी सारी हड्डियां टूट गई मगर अभी वो जिंदा था। वो जख्मी शख्स जरतुश्त से बोला, अब शैतान मेरी रूह को दोज़ख में ले जाएगा, क्या तुम मुझे बचा सकते हो? जरतुश्त बोला, जो भी तुमने कहा है वो सब गलत है। ये कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। ना शैतान एग्जिस्ट करता है, ना दोज़ख एग्जिस्ट करती है, और तुम्हारी रूह तो तुमसे पहले मर जाएगी, डरो नहीं। तो क्या मरने के बाद कोई हिसाब किताब नहीं है? क्या मुझ में और जानवर में कोई फर्क नहीं है? जिस जानवर को हम मार पीट के कुछ निवालों के लिए रस्सी पर चढ़ना और कूदना सिखाते हैं, तो क्या मैं भी एक जानवर हूं? जरतुश्त ने कहा, तुमने खतरे को अपना प्रोफेशन बनाया जिसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं तुमको अपने हाथों से दफनाऊंगा। और वो शख्स मर गया। जरतुश्त लाश के पास बैठा रहा। शाम को बाजार खाली हो गया। जरतुश्त सोच रहा था कि एक मस्खरा भी किसी की मौत का सबब बन सकता है। जरतुश्त बोला, मैं इंसानों को इनकी जिंदगी का मकसद सिखाऊंगा, मैं इन लोगों को ओवरमैन सिखाऊंगा, मगर ये लोग मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। जरतुश्त उस आदमी की लाश उठाकर चल पड़ा। अभी थोड़ी दूरी चला था कि वो मस्खरा जिसने वो छलांग लगाई थी ना, अचानक से जरतुश्त के सामने आया और कहने लगा, जरतुश्त इस शहर से भाग जाओ। यहां के लोग तुमसे नफरत करते हैं। यहां खुदा पर ईमान रखने वाले लोग रहते हैं। ये तुझे अपना दुश्मन समझते हैं। तुम्हारी खुशकिस्मती है कि लोग आज सिर्फ तुम पर हंसे। चले जाओ वरना ये लोग तुमको मार देंगे। और वो मस्खरा गायब हो गया। खैर, जरतुश्त लाश उठाकर चलता रहा। जरतुश्त शहर के दरवाजे पर पहुंचा तो वहां पर कब्र खोदने वाले मिले। वो जरतुश्त को बोले, क्या तुम मरे हुए कुत्ते को लेके जा रहे हो? खैर, जरतुश्त चलता रहा। जरतुश्त ने एक घर का दरवाजा खटखटाया। वहां से एक बूढ़ा आदमी निकला जिससे जरतुश्त ने खाना मांगा। बोला कि भूखे को खाना खिलाने में तुम्हारी रूह को सुकून मिलेगा। बूढ़े आदमी ने जरतुश्त को और उस मरे हुए आदमी को खाना लाके दिया। जरतुश्त ने कहा कि ये मर चुका है, ये खाना खा नहीं सकता। खैर, जरतुश्त खाना खाया, उस आदमी का शुक्रिया अदा किया और वहां से चल पड़ा और एक घास पर जाकर लेट गया। जरतुश्त को नींद आ गई। जरतुश्त बहुत देर तक सोता रहा। जब वो जागा तो बोला, आज मुझे एक नया सच पता चला है। मुझे एक नया राज समझ में आया है। मुझे जिंदा साथियों की जरूरत है, ना कि मुर्दा जिनकी लाश को मैं जहां चाहूं उठा के ले जाऊं, बल्कि मुझे जिंदा साथी चाहिए जो अपनी मर्जी से मेरे पीछे चलें। देखिए, नीचा का यह तस्वुर है कि कोई भी वैल्यूज कॉमन नहीं हो सकती। मुझे अपनी वैल्यूज तलाश करनी है, आपने अपनी वैल्यूज तलाश करनी है। समझ रहे हैं? सबके अपने अपने वर्च्यूज हैं। हर्ड का हिस्सा ना बनो, एक दूसरे के पीछे ना चलो। अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है। बिल्कुल वो जो अल्लामा इकबाल ने फरमाया ना, अपनी दुनिया आप पैदा कर। खैर, जरतुश्त अपने आप से बोल रहा था कि मुझे शेपर्ड नहीं बनना, चरवाहा नहीं बनना कि मैं लोगों को चराऊं। मैं लोगों के हर्ड में से बकरियां चुराने आया हूं। यानी जो लोग भीड़ का हिस्सा बनकर चरवाहों के पीछे चल रहे हैं ना, मुझे उन लोगों को उस भीड़ में से निकालना है। ये जो शेपर्ड्स, ये जो चरवाहे हैं जो लोगों को भीड़ का हिस्सा बनाकर अपने पीछे चला रहे हैं, ये कहते हैं कि हम सच्चे दीन पर हैं। मैं इनकी वैल्यूज को ब्रेक करने आया हूं। ये मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि मैं एक क्रिएटर हूं। मैंने आपसे कहा ना, इस बुक की थीम है क्रिएशन। मुझे साथी क्रिएटर्स चाहिए। मुझे लाशें नहीं चाहिए, ना मुझे फॉलोअर्स चाहिए। मुझे ऐसे क्रिएटर्स चाहिए जो नई वैल्यूज लिख सकें। मुझे ऐसे क्रिएटर्स चाहिए जो नई वैल्यूज नहीं टैबलेट्स पर लिख सकें। वो टैबलेट्स वो नहीं, वो जो हजरत मूसा जब नीचे आए थे तो वो तख्तियां लेकर आए थे ना 10 कमांडमेंट्स की। मुझे ऐसे क्रिएटर्स चाहिए जो नई वैल्यूज, नई हजरत ईसा बोल रहा हूं, सॉरी, हजरत मूसा, नई वैल्यूज नई टैबलेट्स पर लिख सकें। चलो मेरे पहले साथी, मैंने तुमको दफना दिया, लेकिन आइंदा मैं जिंदों को अपना साथी बनाऊंगा। मैं अपने मकसद की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं फिर से नीचे जा रहा हूं। जरतुश्त ने आसमान की तरफ देखा।
एक उकाब और एक उकाब सांप को गर्दन में लटकाए उड़ रहा था। जरतुश्त ने कहा, ये मेरे जानवर हैं। एक सबसे ज्यादा प्राउड है, एक सबसे ज्यादा वाइज है। ये जानवर ये देखने आए कि मैं जिंदा हूं कि नहीं। मैं इंसानों में जिंदा रहना ज्यादा खतरनाक समझता हूं बजाय इसके के जानवरों के। फिर जरतुश्त ने नीचे की तरफ चलना शुरू कर दिया। तो ये हमने इस किताब का आपको एक ओवरऑल दिया कि इसमें थीम्स क्या हैं। फिर हमने इसका प्रोलोग डिस्कस किया। अब इसके जो 80 सरमन्स हैं उसमें से हम 7-8 सरमन्स डिस्कस करेंगे। मेरा ख्याल है इस वीडियो के 2 हिस्से बनाने पड़ेंगे शायद। चलें जी, अब हम एक एक करके 10 स्पोक ज़ाराटुस्ट्रा के कुछ चैप्टर्स पढ़ना शुरू करते हैं। प्रोलोग मैंने आपको पिछली वीडियो में पिछले पार्ट में सुना दिया। अब इसमें 80 चैप्टर्स हैं। हम कोशिश करेंगे 6, 7, 8 चैप्टर्स कवर करें ताकि आपको एक फ्लेवर मिल जाए इस किताब का। पहला चैप्टर जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है द डिस्पाइजर्स ऑफ द बॉडी, यानी जरतुश्त उन लोगों से मुखातिब है जो जिस्म से नफरत करते हैं। देखिए, जब से 2,500-3 हजार साल से जब से फलसफा शुरू हुआ है, या 3-4 हजार साल से जब से ये रिलीजन्स आए हैं, यानी जुडाइज्म को 4,000 साल हो गए, हिंदुइज्म को 5,000 साल हो गए, क्रिश्चियनिटी को 2,000 साल हो गए, इस्लाम को 1,500 साल हो गए तकरीबन। तो ये जितने मज़ाहिब जो दुनिया में राइज हैं, इन सब रिलीजन्स में और सारी की सारी फिलॉसफीज में जिस्म से नफरत करना सिखाया गया है। यानी जिस्म एक पिंजरा है, जिस्म एक बुरी चीज है, जिस्म को बुरा भला कहा गया है, यानी हम तो इसमें कैद हैं। जिस्म की तहकीर की गई है, यानी जिस्म कोई अच्छी चीज नहीं है, रूह असल चीज है। यानी कि जरतुश्त, या आप ये कह लेंगे नीचा का जरतुश्त, ये एक पहला फिलोसफर है, एक पहला सेज है, एक पहला आदमी है, एक पहला टीचर है जो जिस्म से मोहब्बत करना सिखा रहा है। यानी पहले जमाने में यह कहा गया था कि आपके दरमियान और ग्रेटनेस के दरमियान जो हिंड्रेंस है वो ये बॉडी है। आपको डिवाइन तक नहीं लेके जाने देने में जो रुकावट है वो ये बॉडी है। नीचा कह रहा है ऐसा नहीं है, यानी हम इस बॉडी में ही रहते हैं, हम इस बॉडी को ही इस्तेमाल करके इस बॉडी को ही बुरा भला कहते हैं। यानी ये जो एक असल में हुआ क्या कि हमेशा से ना ये जो डुअलिटी का तस्वुर है ना, इस तस्वुर की वजह से भी बड़ा नुकसान हुआ। यानी हम लोग ये कहते हैं कि हम 2 चीजें हैं, एक बॉडी है और एक सोल है। और यानी असल में मसला यह है कि ये इससे भी पुराना मसला है, ये पुराना फिलोसॉफिकल मसला है, मैटर और स्पिरिट का। और ये जो रिलीजियस लोग होते हैं, ये जो फिलोसफर्स होते हैं, आप प्लेटो के कोई सा भी डायलॉग उठा लें, उसमें सोल को बहुत ऊपर लेके जाया गया है, बॉडी को कोई इज्जत नहीं दी गई, क्योंकि ये पुराना मसला है मटीरियल मैटर और स्पिरिट का। रिलीजन में, फिलोसफी में मैटर को डाउन प्ले किया गया है और सोल को ऊपर किया गया है। कुछ फिलोसफर्स ने मैटर को इज्जत भी दी है, यानी एपिक्यूरस से आप शुरू हो जाएं, एपिक्यूरस से लेके कार्ल मार्क्स तक। और मैं ये जो मटीरियलिज्म वाले फिलोसफर्स हैं, इनकी बहुत इज्जत करता हूं, इनके पास इनकी भी बड़ी सॉलिड फिलोसफी है। लेकिन मसला ये मटीरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म, इन दोनों का मसला था। बॉडी चूंकि मैटर है इसलिए इसको डाउन प्ले किया गया और सोल को ऊपर लेके जाया गया। नीचा कह रहा है ऐसा नहीं है। यानी हम ये ऐसा क्यों करते हैं, हमें इसकी वजह नहीं पता। देखिए, आज जो फिजिक्स है ना, जब आप एटम के अंदर जाते गए तो उसके अंदर तो एनर्जी है, एनर्जी तो स्पिरिट है। यानी मैटर के अंदर स्पिरिट है सिर्फ, यानी वो डुअलिटी, जिसको हम डुअलिटी समझ रहे थे, वो बेसिकली यूनिटी है। समझ, ऐसी 2 अलग चीजें नहीं है कि E इज इक्वल टू M, यानी पूरा फॉर्मूला आगे है, लेकिन एनर्जी और मैटर दोनों एग्जिस्ट करते हैं और ये दोनों जरूरी हैं एक दूसरे के लिए, तो ये एग्जिस्ट करेंगे। ये दोनों अलग नहीं है। असल में जिस्म को इसलिए कंडेम किया गया कि जिस्म को कंडेम करेंगे तो रूह को इज्जत देंगे, और दुनिया को इसलिए कंडेम किया गया कि दुनिया को कंडेम करेंगे तो आखिरत को इज्जत देंगे। यानी इसके पीछे ये रीजंस थे भाई। असल में देखिए, ये मसला ये
असल हकीकत है, ये जो आपकी बॉडी है, इंसानी बॉडी इज अ मिरेकल। इसमें क्या क्या निजाम चल रहा है, क्या क्या सिस्टम चल रहा है, खुद ही चल रहा है। हमारी बॉडी का अपना विजडम है। ये कहीं कोई आपको चोट लगती है, ये इसको वूंड करना, व्हाइट ब्लड सेल्स पहुंच जाते हैं उसको उसकी सोल्यूशन के लिए। कोई बॉडी में कोई जर्म पैदा होता है, हमारी बॉडी खुद उसके अगेंस्ट, एक बॉडी के अंदर एक पूरा विजडम चल रहा है। सिस्टम्स तो चल ही रहे हैं, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, पता नहीं कौन सा हार्ट का सिस्टम, कितने सिस्टम, नर्वस सिस्टम, पता नहीं कितने सिस्टम। उन सिस्टम्स के अलावा भी बॉडी का एक विजडम है। यानी कि फ्रेडरिक नीचा का एक जुमला है। फ्रेडरिक नीचा ने एक जगह लिखा था, इस किताब में नहीं, यानी 10 स्पोक ज़रातुस्त्रा में नहीं, इसने किसी और किताब में लिखा था। इसने किसी और किताब में लिखा था कि हा यार, क्या क्या जुमला है। इसने लिखा था, योर बॉडी इज अ थिंग इन इट सेल्फ। ये जुमला जो है ना, योर बॉडी इज अ थिंग इन इट सेल्फ, ये पूरी फिलॉसफी है ये। यानी इस पर फिलॉसफी की एक बुक लिखी जा सकती है। मेरा ख्याल है ह्यूमन ऑल टू ह्यूमन में लिखा था इसने ये जुमला, योर बॉडी इज अ थिंग इन इट सेल्फ। इसको एक्सप्लेन करूं, देखें, इमैनुअल कांट किया ना, थिंग इन इट सेल्फ का मतलब है रियलिटी। इमैनुअल कांट ने कहा था कि ये फिजिकल वर्ल्ड है, ये फिनोमिना है, इसके पीछे एक रियल वर्ल्ड है, नूमिना। उस नूमिना तक हम नहीं पहुंच सकते। वो जो हकीकत है, वो जो ट्रूथ है, वो जो नूमिना है, उसको नाम दिया था इमैनुअल कांट ने द थिंग इन इट सेल्फ। तो इमैनुअल कांट का जवाब दे रहा है नीचा कि योर बॉडी इज अ थिंग इन इट सेल्फ। तुम्हारी बॉडी सबसे बड़ी हकीकत है। तुम्हारी बॉडी थिंग इन इट सेल्फ है, तुम्हारी बॉडी रियलिटी है, तुम्हारी बॉडी ट्रूथ है। भाई हमारी बॉडी 6-7 साल, सारे 7-8 साल, 7 साल में सारे सेल्स रिन्यू हो जाते हैं, सारे डेड सेल्स बाहर फेंक दिए जाते हैं। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से मैनेज की जाती है हमारी बॉडी में, डेड सेल्स को किस तरह से निकाला जाता है हमारी बॉडी में, एक क्लीनिंग प्रोसेस जारी है, वरना हम मर जाए कब के। और बहुत खामोशी से जारी है। यानी इस वक्त जो मेरा ब्रीदिंग सिस्टम है, मैं कॉन्शियसली नहीं कर रहा हूं, वो हो रहा है। मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम हो रहा है, मेरा पंपिंग हार्ट की हो रही है, वो एक पूरे इंजन, इतनी मशीनें, अगर हम ये सारे सिस्टम मशीनें लगवा के करें, पूरा हॉस्पिटल लग जाए। इतने निजाम चल रहे हैं एक बंदे के अंदर, और बॉडी अपनी स्मार्टनेस के साथ वो चीजें चला रही है। और हम कुछ नहीं, तो कुछ नहीं मिला तो हमने सिर्फ अपनी बॉडी को, जो हमारी असल है, उसी के खिलाफ कर दिया हमारे रिलीजन्स ने हमको। और आप जब अपनी बॉडी को, बहुत सारे, और असल में ना क्रिश्चियनिटी में तो ये जो एसेटिसिज्म था ना, एसेटिसिज्म, इसमें बड़ा जुल्म करते थे अपनी बॉडी पे। वो ऐसे चित्तर मार के सोते थे रात को, वो आग पे चलते थे, जिसको ऑर्डील बोलते हैं। वो सेंट असीसी का वाकया याद आ गया, लेकिन वो टाइम बड़ा जबरदस्त वाकया है। सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी, इजिप्ट में जो उनका, खैर वो तो, और हमें अपनी बॉडी के ही खिलाफ कर दिया। तो एक अजीब सी कश्मकश में डाल दिया इंसान को। यानी जिस चीज का सबसे ज्यादा शुक्र हमें करना चाहिए था, उसी चीज के खिलाफ कर दिया। यानी हमारी बॉडी ही तो पहला स्टेप है नेचर की तरफ। हमारी बॉडी ही तो हमारी बीइंग है। यानी इस बॉडी से प्यार करना चाहिए, इसका शुक्रगुजार होना चाहिए। और हम इसी को यानी वो जॉन एलिया ने क्या कहा था, उनकी जो किताब है यानी, उसका जो दीबाचा है, उसमें उन्होंने लिखा कि मुझे इस बात पर बड़ा अफसोस है कि मैं एक बॉडी में होके पाया जाता हूं। और भाई आप बॉडी ही हो, बॉडी में होके पाया जाता हूं। नीचा कह रहा है आप बॉडी ही हो। अच्छा जी, इस चैप्टर को जो हम पढ़ रहे हैं, ऑन द डिस्पाइजर्स ऑफ द बॉडी, यानी जो लोग जिस्म से नफरत करते हैं, ज़रतुश्त उनसे खिताब कर रहा है। बॉडी एम आई एंड सोल, यानी जो बच्चा होता है वो कहता है कि मैं बॉडी भी हूं और सोल भी हूं, लेकिन जो जानता है वो कहता है बॉडी एम आई एंटायरली एंड नथिंग मोर, एंड द सोल इज ओनली द नेम ऑफ समथिंग इन द बॉडी। यानी नीचा कह रहा है बच्चे ये कहते हैं कि मैं बॉडी भी हूं और सोल भी हूं। नहीं, जो अक्लमंद लोग हैं, जो जागे हुए लोग हैं, वो ये कहते हैं मैं सिर्फ बॉडी हूं, सोल मेरी बॉडी का एक छोटा सा हिस्सा है। ज़रतुश्त इसमें एक और लाइन लिखता है कि यू से आई
and you are proud of the word, but greater than this, although you will not believe in it, it is your body, it's a great intelligence which does not say I but performs I. यानी वो कह रहा है तुम जब ये लफ्ज बोलते हो ना आई, तो भाई आई क्या है? वो तुम्हारी बॉडी ही है, वो सबसे इंटेलिजेंट पार्ट है तुम्हारा बॉडी, वो आई है, और वो आई बन के दिखाती है, वो आई करके दिखाती है आई. देखिए ये जो नीचा कह रहा है कि हमारी ना जिस्म में बहुत सारी फैकल्टीज, रीजन की फैकल्टी है, दिमाग की फैकल्टी है, माइंड है, और पता नहीं क्या क्या है, लेकिन सेंसेस हैं, फीलिंग्स हैं. नीचा कह रहा है ये सारी फीलिंग्स जो हैं ये सब्जेक्ट्स हैं, इन सब का मास्टर बॉडी है, यानी आपकी सेल्फ है, यानी आपका बीइंग है. वो कह रहा है कि हमारा जो माइंड है वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि वो मास्टर है, वो मास्टर नहीं है. हमारी सेल्फ मास्टर, हमारी जात मास्टर है. हमारा इन सब का जो कंट्रोलर है वो माइंड नहीं है, वो जात है हमारी, वो सेल्फ है हमारी, वो बीइंग है हमारी, वो बॉडी है हमारी. एक बड़ा जबरदस्त जुमला लिखता है, बोलता है बिहाइंड योर थॉट्स एंड फीलिंग्स माय ब्रदर स्टैंड्स अ माइटी कमांडर an unknown sage. He is called self. He lives in your body. He is your body. वो कह रहा है ये सारे जो हमारे फैकल्टीज है ना, सेंसेस की, फीलिंग्स की, ये फाइनल नहीं है. इन सब के पीछे स्टैंड्स अ माइटी कमांडर, एक बहुत बड़ा कमांडर खड़ा है इन सब के पीछे, एक बहुत बड़ा सेज खड़ा है, अक्लमंद खड़ा है सबसे. वो है तुम्हारी सेल्फ, तुम्हारी जात, वो तुम्हारी जिस्म में रहती है, वो तुम्हारा जिस्म है. यानी नीचा कह रहा है भाई तुम्हारी जिस्म में पूरा फलसफा है. तुमने माइंड को मास्टर बना दिया है. माइंड को मास्टर नहीं होना चाहिए, तुम्हारा सेल्फ, तुम्हारी जात, तुम्हारा जिस्म मास्टर होना चाहिए. एक बड़ा जबरदस्त जुमला लिखता है इस चैप्टर के एंड में, देयर इज मोर रीजन इन योर बॉडी देन इन योर एंटायर फिलॉसफी. कह रहा है ये सारे फलसफी जो सफों पे सफे लिख के चले गए ना, पेजेस पे पेजेस लिख के चले गए, किताबों पे किताबें लिख, अबे तुम सबके अंदर इतना फलसफा नहीं है जितना तुम्हारी जिस्म में फलसफा है, जितना तुम्हारा जिस्म में फलसफा है. तुम्हारा सारा फलसफा जो तुम करके गए हो ना, तुम्हारी बॉडी के आगे जीरो है. असल फलसफा तुम्हारी बॉडी में है. और फिर आखिरी लाइन है इस चैप्टर की, ओ डिस्पाइजर्स ऑफ द बॉडी यू आर नो ब्रिज टू द ओवरमैन. यानी वो लोग जो जिस्म से नफरत करते हैं, तुम लोग ओवरमैन नहीं बन सकते. चलें जी, अब बात करते हैं एक और चैप्टर की. 10 स्पोक ज़रातुश्तरा में एक चैप्टर है जिसका नाम है ऑफ द कंपैशनेट. देखिए ये जो पिटी का जज्बा है ना, ये जो तरस खाने का जज्बा है, नीचा को इससे नफरत थी. और ये जो चैप्टर है ऑफ द कंपैशनेट, ये इतना कोई यूनिक चैप्टर है, आप हैरान रह जाते हैं कि यार नीचा कितना बड़ा साइकोलॉजिस्ट था. क्या यूनिक इनसाइट्स आपको इस चैप्टर में सुनने को, पढ़ने को मिलेंगी कि आप हैरान रह जाते हैं यार ये बंदा कहां से सोचता था यार, क्या ओरिजिनल थिंकिंग थी इस आदमी की. यानी पुराने पुराने कॉन्सेप्ट जो 3-3 हजार साल से इंसानों ने चुप करके एक्सेप्ट किए हुए हैं, उनको पलटा के रख देता था कि नहीं यार ये तो शुरू से गलत है. अब जैसे एक कॉन्सेप्ट है ओरिजिनल सिन का. ओरिजिनल सिन का जो कॉन्सेप्ट है वो तकरीबन हर रिलीजन में है, और उसमें बुनियादी तौर पर यह बताया गया है कि इंसानों याद करो तुमने एक दफा डिसओबीडियंस शो करी थी, यानी कि तुमने एक दफा मेरी बात नहीं मानी थी और फिर तुम्हें इतनी बड़ी सजा दी गई. तो यानी शुरू से ही इंसानों को यह बताया गया है कि डिसओबीडियंस बहुत बड़ा गुनाह है. इसका मतलब यह हुआ कि ओबीडियंस सबसे बड़ा वर्चू है. यानी झुक के रहना, अपनी प्राइड खो देना, अपनी डिग्निटी खो देना, सर झुका लेना, यह सबसे बड़ा वर्चू है. यानी ओरिजिनल सिन क्या है कि अगर मैं आपको क्रिश्चियनिटी में समझाऊं कि यानी जाहिर सी बात है, यानी न्यू टेस्टामेंट तो या ओल्ड टेस्टामेंट हो, इसको एक फिक्शन के तौर पे हम लेते हैं. तो अब ओरिजिनल सिन क्या है कि यानी
एडम और ईव को। और ओरिजिनल सिन का जो मेन कॉन्सेप्ट है ना वो क्रिश्चियनिटी में ही है, इसको ओरिजिनल सिन ही बोलते हैं। सबसे ज्यादा जो मजहब ओरिजिनल सिन से अटैच्ड है वो क्रिश्चियनिटी है। उनके यहां ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि भाई गार्डन ऑफ ईडन में एडम और ईव को गॉड ने मना किया था कि वो जो दरख्त है उधर से जो फल है वो नहीं खाना। डेविल आया, सरपंट के रूप में आया, ईव को बोला कि वो फल खाओ, उससे तुम्हें फ्रूट खाओ, वो तुम्हें विजडम देगी, वो तुम्हें पावर देगी, वो फल तुम्हें इटर्नल लाइफ देगी, वो फल तुम्हें गॉड जैसा बना देगी, वो फल तुम्हें इतनी ताकत देगा, वो फल तुम्हें विजडम देगा, नॉलेज देगा। यानी एक तरीके से बात तो सही कर रहा है डेविल कि यार वो खाओ, तुम्हें विजडम मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, तुम्हें इटर्नल लाइफ मिलेगी, तुम्हें पावर मिलेगी। तो ईव ने खा लिया। अल्लाह ताला ने सजा के तौर पर इन लोगों को दुनिया में भेज दिया, इंसानों को। तो ये एक ओरिजिनल सिन का तस्वुर है कि भाई आप याद करो, आपने एक दफा डिसोबीडियंस शो करी थी जिसकी वजह से आपको ये सजा दी गई है। तो यानी अच्छा ये बता दूं कि देखिए, हम जब भी नीचा को पढ़ते हैं तो इसमें ये क्रिश्चियनिटी पर या और रिलीजन्स पर बड़े गहरे अटैक करता है, तो उसका ये मतलब नहीं कि हम उन चीजों से एग्री करते हैं। हम इन चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन एग्री करना जरूरी नहीं है। देखिए, तो बेसिकली जो ओरिजिनल सिन का आइडिया है ये है ओबीडियंस, झुक जाओ और अपनी प्राइड को मार दो, अपनी डिग्निटी को मार दो। यानी बेसिकली आगे बढ़ने के बजाय, जीने के बजाय, रिबेलियन शो करने के बजाय झुक जाओ, यानी कि रोक दो, रिटार्डेड हो जाओ, जमीन पे क्रॉल करते रहो, आगे का मत सोचो, अपनी प्राइड को मार लो, तो अब देखें जरतुश्त इसको, यानी नीचा का जो जरतुश्त है इसको क्या एंगल दे रहा है। पहली लाइन है इस चैप्टर की, एज लॉन्ग एज मैन हैव एग्जिस्टेड मैन हैज एंजॉयड हिमसेल्फ टू लिटिल, दैट अलोन माई ब्रदर्स इज योर ओरिजिनल सिन। कह रहा है तुम्हारा ओरिजिनल सिन ये नहीं है कि तुमने डिसोबीडियंस शो करी थी, तुम्हारा ओरिजिनल सिन ये है कि जब से तुम इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हो तुमने अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं किया। देखिए, मजहब भी और फिलोसोफर्स भी आपको यह समझाते हैं कि प्लेजर्स को डिनाई करो, एंजॉयमेंट को डिनाई करो, रिनाउंस कर दो लाइफ को, बस छोटा कर लो, ये इतनी की जरूरत नहीं है, हर चीज में ज्यादा हंसो नहीं। भाई पाइथागोरस क्या बोलकर गया था, ज्यादा बोलो भी नहीं। यानी बस जो आपकी बॉडी की नीड्स है उनको पूरा ना करो। ऐसे करोगे ना कि अपने आप को तकलीफ दोगे तो फिर तुम सेंट बन जाओगे। और नीचा क्या कह रहा है, भाई तुम्हारा ओरिजिनल सिन ही ये है कि तुमने लाइफ को एंजॉय नहीं किया, तुमने लाइफ को टोटलिटी में नहीं जिया, तुमने लाइफ को इंटेंसली नहीं जिया, तुमने लाइफ को मैडली नहीं जिया, तुम होल बीइंग के तौर पर नहीं जी रहे हो। और थोड़ी बहुत अगर कभी लाइफ को एंजॉय करते भी हो तो भी डर लगा रहता है कि यार वो पकड़ा ना जाऊं, या ये डर लगा रहता है कि यार मैंने ये कर लिया, अब आखिरत में मुझे इसका हिसाब देना पड़ेगा, मुझे इसकी सजा मिलेगी। वो बर्ट्रन रसल का याद आ गया, वो नहीं उसने जो किताब लिखी थी वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, उसमें उसने हिसाब किताब लगाया। उसने कहा यार मैंने इतने गुनाह किए हैं, तो इस हिसाब से तो मेरी सजा 4.5 साल बनती है। और ये जो फादर्स हैं, जो मौलवी हैं, ये कह रहे हैं मैं हमेशा हमेशा जलाया जाऊंगा। कह रहा भाई प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए ना, इतना गुनाह किया है, आधे घंटे का एंजॉयमेंट किया था तो भाई चलो 2 घंटे की सजा हो जाए, आधे घंटे की जगह इटर्निटी थोड़ी हो सकती है। यानी एक बैलेंस भी तो होना चाहिए ना, गुनाह किया आधे घंटे का और सजा मिल रही है हमेशा हमेशा के लिए। इससे क्या होता है कि आप अपने आप से ही लड़ते रहते हैं, आप अपने आप से ही मुकाबला करते रहते हैं, आप अपने आप को ही रोकते रहते हैं, आप अपनी नीड्स को मारते रहते हैं। बॉडी आपसे वो नीड्स मांगती रहती है, वो बॉडी है, बायोलॉजी है भाई, वो आप कभी खत्म नहीं कर सकते। तो आप फिजिकली सिक हो जाते हैं, मेंटली सिक हो जाते हैं, साइकोलॉजिकली सिक हो जाते हैं कि यार आपके अंदर ही एक जंग चल रही है।
भाई आपकी जो नेचर है आप उसके अगेंस्ट तो नहीं जा, आप नेचर इधर लेके जाना चाह रही है, फलसफी और रिलीजन जो है वो आपको इधर लेके जाना चाहते, तो एक अजीब अजीब सी आपके अंदर एक खिचड़ी बन जाती है। नीचा कह रहा है कि भाई अगर आपने जिंदगी को एंजॉय करना सीख लिया ना, तो आप दूसरों को हार्म भी नहीं करेंगे। देखें, जो आदमी एक भरपूर जिंदगी जी रहा होता है ना, ब्लिसफुल जिंदगी, इंटेंस जिंदगी, कामयाब जिंदगी, उसके बाद टाइम ही नहीं होता दूसरों को तंग करने का, उसकी उसकी प्लानिंग में ही नहीं होता कि मैं किसी को हार्म करूं। भाई वो खुद एंजॉय कर रहा है, बल्कि उसके करीब जब आप जाएंगे तो आप भी एंजॉय करेंगे, आपकी भी लाइफ आसान हो जाएगी। और जो आदमी खुद मिजरेबल होता है, खुद डिप्रेशन में होता है, खुद एंजाइटी में होता है, खुद एंग्विश, पेन, वो किसी को खुश नहीं देख सकता। भाई इंसान की बुनियादी साइकोलॉजी है वाई मी, यानी जब आपके साथ कुछ होता है कि यार, तो फिर आप कहते हैं यार मेरे साथ ही क्यों हुआ, वाई मी, मेरे साथ ये क्यों हो गया, ये आपकी साइकोलॉजी है। जब आप खुद कंप्लीट नहीं होंगे, जब आप खुद टोटल बीइंग नहीं होंगे आप ही, तो फिर आप दूसरों को भी हार्म करेंगे। आप चाहेंगे कि भाई मैं जैसे मिजरेबल जिंदगी गुजार रहा हूं दूसरे भी ऐसे गुजारे, मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा। जो लोग मिजरेबल जिंदगी गुजार रहे होते हैं वो खुश लोगों को, ब्लिसफुल लोगों को, जो लोग टोटलिटी में जिंदगी जी रहे होते हैं उनकी समझ में नहीं आता कि ये लोग कैसे कर रहे हैं। तो जो लोग जिंदगी की टोटलिटी को एंजॉय कर रहे होते हैं, भरपूर जिंदगी गुजार रहे होते हैं, अपनी फिजिकल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल नीड्स को मीट कर रहे होते हैं, नेचर से करीब होते हैं, आप उनके करीब जाएंगे वो आपको हार्म नहीं करेंगे, आप बल्कि उस माहौल में जाके आप भी पूरी जिंदगी गुजारना शुरू करेंगे। नीचे ये कह रहा है। अब ये एक जुमला देखिए, कितना कितना डीप साइकोलॉजिकल जुमला है। बोलता है देयर फॉर आई वॉश माई हैंड when it has helped a sufferer, therefore I wipe my soul clean as well। यानी जब मैं किसी की सफरर, किसी जो आदमी मुसीबत में होता है, जो आदमी पेन में होता है, जब मैं उसकी मदद करता हूं तो मैं अपने हाथ धो लेता हूं और मैं अपना सोल भी क्लीन कर लेता हूं। क्यों? फॉर आई सॉ द सफरर सफर, यानी मैंने उसको अपनी मजबूरी में देखा, उस आदमी को पेन में देखा। एंड बिकॉज आई सॉ इट आई वॉज अशेम्ड ऑन अकाउंट ऑफ हिज शेम, यानी वो बेचारा बुरी हालत में था, उसकी डिग्निटी, उसकी प्राइड बुरी पोजीशन में थी, और मैं एक ऐसी पोजीशन में था कि मैं उसकी हेल्प कर सकूं। तो मैंने उसकी हेल्प तो करी, लेकिन मैंने उसकी प्राइड को इंजर किया। यानी यार कितनी यूनिक थॉट है ये, कितनी प्यारी थॉट है ये। यानी मैंने किसी को मुसीबत में देखा, मैंने मदद तो करी, लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि यार मैंने उसको बुरी हालत में देखा, उसको एक ऐसे पॉइंट पे देखा जो जो जहां उसकी प्राइड जो थी वो वुंडेड थी, उस बेचारे को मुझसे मदद मांगनी पड़ी। उसकी मदद जब मैंने करी तो उसकी प्राइड और वूंड हुई और जख्मी हुई, उसकी जो शान थी, उसकी जो इज्जत थी, अजमत थी। इंसान की ये अजमत नहीं है कि वो दूसरे इंसान से मांगे, मजबूर हो। और वो कह रहे हैं कि और जो मौलवी हैं, रिलीजियस लोग हैं, वो क्या सिखाते हैं, नहीं भाई मदद करो और तुम्हें इतने नेकियां मिलेंगी अगर किसी को ये कर दिया। यानी एक आपको वो आपके अंदर वो भरते हैं कि जी मजबूर को, यानी उसकी प्राइड को छोड़ के आपके अंदर एक खुशी भर रहे होते हैं, देखो तुमने इतने लोगों को रोटी खिला दी, तुम्हारे इतने नेकियां बढ़ गई। फर्क देख रहे हैं, यानी तुम्हारा जन्नत में अकाउंट खुल गया, तुम्हारा इतने नंबर बढ़ गए। नीचा कह रहा है आई वॉश माई हैंड्स, क्योंकि मैंने किसी की प्राइड को वूंड किया। हालांकि मैंने उसकी मदद करी, लेकिन मैंने पाप किया, उसकी प्राइड को वूंड किया। मैंने उसको सफर करते हुए देखा, मैंने उसको नंगा देखा। अब एक और इसी चैप्टर में एक जुमला है, ग्रेट इंडेटनेस डज नॉट मेक मैन ग्रेटफुल बट वेंजफुल, and if a little charity is not forgotten it turns into a distress work। देखिए वो कह रहा है कि ये जो बल्कि हजरत अली का भी कॉल है ना कि जिस पर एहसान करो उसके शर से डरो। ये कह रहा है इंडेटनेस जो है ना, ये ग्रेटफुल लोग नहीं पैदा करती, ये वेंजफुल लोग पैदा करती है। क्योंकि इंसान की साइकोलॉजी है कि यार इसने मेरी मदद करी, काश मैं इस पोजीशन पे आऊं कि मैं इसकी मदद करूं।
यानी आपके, ये बेसिक साइकोलॉजी है, क्योंकि आपकी प्राइड वूंड होती है, तो आप चाहते हैं कि यार इसके साथ भी ऐसा हो और फिर मैं इसकी मदद करूं। तो नीचा कह रहा है इंडेटनेस जो है वो वेंजफुलनेस पैदा करती है। यार ये कितनी डीप इनसाइट है। इफ अ लिटिल चैरिटी इज नॉट फॉरगॉटन इट टर्न्स इनटू अ डिस्ट्रेस वर्क। यानी छोटी मोटी चैरिटी अगर आपने किसी से ले ली है या आपने किसी को दे दिया, उसको भूल जाओ। कह रहा है कि और जब किसी से कुछ एक्सेप्ट करो तो वो भी बड़े रिजर्व होके करो। अगर आपकी तरफ कोई छोटी सी कोई चीज, कोई हेलो हाय कर रहा है, कोई छोटा सा गिफ्ट दे रहा है, तो उसको ये मौका दो कि हाँ हाँ मैंने तुम्हारी ये चीज एक्सेप्ट करी। वो चाह रहा है कि आप उसको ये एक्सेप्टेंस का मौका दें। और नीचा नीचा या जरतुष्ट कह रहा है कि भाई मैं तो इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं रिसीव करूं, मैं तो गिव करता हूं। अब ये जुमला देखिए, आई गिव ग्लैडली एज अ फ्रेंड टू फ्रेंड्स बट टू स्ट्रेंजर्स। I give gladly as a friend to friends, but strangers and the poor may pluck the fruit from my tree for themselves. It causes less shame that way. यानी दोस्तों की तो मैं मदद करता हूं, लेकिन जो स्ट्रेंजर्स हैं और जो पुअर हैं उनको चाहिए कि मेरे दरख्त में से खुद ही फल तोड़ लें। इस तरह से उनको कम शर्मिंदगी होगी। यानी वो ये कह रहा है कि मेरे से चुरा लो, मुझसे मांगो नहीं। चुराने में तुम्हारी इज्जत भी बाकी रहेगी, मेरी इज्जत भी बाकी रहेगी। मांगने में तुम्हारी इज्जत बर्बाद हो जाएगी। यार यार कमाल नहीं है ये आदमी, यानी इतना ओरिजिनल थिंकर। मुझे बताओ यार, और किसी ने कहा है इंसानों को कि तुम्हारा सबसे बड़ा ओरिजिनल सिन यह है कि तुम खुश नहीं रहते, तुमने खुशियों को इग्नोर किया हुआ है कोई? मुझे दिखा दो यार। कमाल नहीं है यार। ये वो यूटिलिटेरियनिज्म की बात नहीं कर रहा है। ये नीचा कभी भी सोशल फिलॉसफी नहीं करता था। नीचा ने कौमों की फिलॉसफी नहीं करी है, नीचा ने इंडिविजुअल की फिलॉसफी करी है। ये यूनिवर्सल्स को मानता ही नहीं था, ये पर्टिकुलर्स को मानता था। क्या कह रहा है कि दोस्तों की तो मैं मदद करता हूं, लेकिन अगर तुम स्ट्रेंजर हो या गरीब हो तो चुरा लो मेरे दरख्त में से फल, मुझे बताओ नहीं। चुराने में तुम्हारी इज्जत भी रहेगी, मेरी इज्जत भी रहेगी। मांगने में तुम्हारी इज्जत चली जाएगी। यार अब ये एक और जुमला सुनिए इसी चैप्टर में यार, मतलब, और मुझे बताएं ये कैसा जुमला है। एंड वी आर द मोस्ट अनफेयर नॉट टूवर्ड्स हिम whom we do not like, but towards him for whom we feel nothing at all. इंसान की तजलील है कि आप उसको इग्नोर करें। यानी आप मेरे से दोस्ती करें, मेरे लिए इज्जत की बात है। मुझसे दुश्मनी करें, मेरे लिए इज्जत की बात है। मुझे इग्नोर करें। क्या कह रहे हैं? एंड वी आर द मोस्ट अनफेयर नॉट टूवर्ड्स हिम वी डू नॉट लाइक बट टूवर्ड्स हिम फॉर whom वी फील नथिंग एट ऑल। जिस शख्स के लिए आपके पास कोई फीलिंग ना हो ना, यानी आप इंडिफरेंट हो, आप उसके साथ बहुत अनफेयर हैं। यार वो गालिब का शेर था ना, कता कीजिए ना ताल्लुक हमसे, कुछ नहीं है तो अदावती सही। यानी मुझसे दुश्मनी कर लो यार, मुझे इज्जत तो दो, मुझे इग्नोर ना करो। यानी किसी की प्रेजेंस को आप समझ ही नहीं रहे कि वो है कि नहीं है, मतलब वो शख्स आपके लिए है या नहीं है, बराबर है। ये सबसे बड़ी अनफेयरनेस है। नीचा कह रहा है हम जिनसे दोस्ती करते हैं हम उनको इज्जत देते हैं, हम जिनसे दुश्मनी करते हैं हम उनको इज्जत देते हैं कि भाई दुश्मनी है हमारा। लेकिन जिनको हम कुछ समझते ही नहीं है, जिनके लिए हम कुछ सोचते नहीं, जिनके लिए हम इंडिफरेंट हैं, हम उनके साथ बहुत अनफेयर हैं। हम उनको हार्म कर रहे हैं, हम उनकी ऑनर को, प्राइड को हार्म कर रहे हैं। यार मुझे आप बताइए ना, दुनिया में कितने लोग होंगे जिनसे हमारी दोस्ती होगी, या कितने लोग होंगे जिनसे हमारी दुश्मनी होगी? ज्यादातर लोगों को हम, अभी पैलेस्टाइन में आप देख लें क्या हो रहा है, जेनोसाइड हो रही है, हम इंडिफरेंट है, हमें पता ही नहीं है।
पता ही नहीं, 40,000 लोग, 10,000 बच्चे मार दिया, हम इंडिफरेंट है। नीचा कह रहा है जिनके लिए हम इंडिफरेंट हो जाए ना, हम उनके साथ सबसे ज्यादा अनफेयर हो जाते हैं। दुश्मनी भी इज्जत है भाई। नीचा कह रहा है इफ यू हैव अ सफरिंग फ्रेंड, बी अ रेस्टिंग प्लेस फॉर हिज सफरिंग, बट अ रेस्टिंग प्लेस लाइक अ हार्ट बेड। यानी कि दोस्तों की मदद करो, बिल्कुल करो, लेकिन ऐसे नहीं करो कि उनको गुलाब के बिस्तर पे सुला दो, नहीं नहीं, उनको हार्ड बेड के मतलब खुला नहीं कर दोगे, ले भाई ये ऐश कर। एंड शुड योर फ्रेंड डू यू आर रॉन्ग, देन से आई फॉरगिव यू फॉर व्हाट यू डिड टू मी, बट दैट यू डिड इट टू योर सेल्फ, हाउ कुड आई फॉरगेट दैट। यानी अगर कोई दोस्त आपके साथ बुराई करे, उसको बोले कि भाई मेरे साथ जो तूने किया उसकी तो मैं तुझे माफी दे रहा हूं, लेकिन तूने अपने साथ जो किया, यानी मेरे साथ जो किया वो तो चलता है, लेकिन तूने अपने साथ जो किया उसकी माफी मैं कैसे दे सकता हूं। तुमने अपने आप को हर्ट किया, तुमने अपनी प्राइड को वुंड किया, अब मैं तुम्हें उसकी कैसे माफी दूं। कितनी डीप साइकोलॉजी है। मेरे साथ तो किया, खैर यार मैं तो तुम्हारे साथ दोस्त, तुमने अपने साथ क्या किया, तुमने एक अच्छा दोस्त खो दिया, मैं तुम्हारी क्या बेइज्जती करूं, तुमने खुद ही अपनी बेइज्जती कर दी। नीचा कह रहा है 10, यानी जरतुश्त कह रहा है 10 स्पीक्स ऑल ग्रेट लव, इट ओवरकम्स इवन फॉरगिवनेस एंड पिटी। नीचा कह रहा है पिटी ना दिखाओ, तरस ना दिखाओ, लोगों से प्यार करो, अगर किसी की मदद करो आउट ऑफ लव करो, कि भाई ये नहीं कि मैं मुझे इतने सवाब मिल जाएगा तो ये लो एक रोटी, ये मुझे ये क्रिश्चियन चैरिटी जो, क्योंकि एसेटिसिज्म जो है ना, ये क्रिश्चियंस यार इनके यहां ना सेंट्स हुआ करते थे, ये जो इनके जितने भी ऑर्डर्स है ना, इसमें क्या होता था कि आप कमा कर नहीं खा सकते, और आपको शाम को ना, जब शाम हो जाए तो आपके पास कोई वर्ल्डली पोजेशन नहीं होना चाहिए कि भाई सब चला गया, मैंने कल का सोचा ही नहीं। फिर वो अगले दिन फिर मांगते थे, तो देने वाला ये कहता था कि ये देखो भाई मैं इसको मैं रोटी दे रहा हूं, इतने सवाब मुझे मिल गया, इसको मैं ये कर रहा हूं इतना। नीचे कह रहा है ये हिसाब किताब नहीं करो, अगर आपने किसी से कुछ करना है फॉर द लव ऑफ ह्यूमैनिटी करो। कह रहा है ये कंपैशनेट जो है ये तो सबसे बड़ी फॉली है, ये तरस खाना ये सबसे बड़ा, ये सबसे गलत गलत जज्बा है। ये जो तरस खाना है ना, इससे जितनी सफरिंग पैदा हुई है ना, और किसी जज्बे से नहीं हुई। अगर आपने दोस्तोविस्की को पढ़ाओ, उसने भी यही लिखा है, उसकी किताबों में भी ये तरस खाना, इन चीजों की बड़ी वो है। वो कहता है चैरिटी, हाँ दोस्तोविस्की का जुमला याद आ गया, बोलता है चैरिटी करप्ट्स बोथ टू द गिवर एंड टू द रिसीवर। चैरिटी इतनी बुरी चीज है। नीचा भी यही कह रहा है, ये कंपैशनेट सबसे बुरी फॉली है। Where in the world have there been greater follies than with the compassionate? ये बड़ी बुरा जज्बा है। कह रहे वाओ वो टू ऑल लवर्स हु कैन नॉट सरमाउंट पिटी। कह रहा है यार कर्ज से ऊपर निकलो, इंसानियत से प्यार करो, प्यार की वजह से उनसे मदद करो। यही तो हो रहा है। हम लोग ने अपनी जिंदगी वो बना ली है, अजाब बना लिया। हम लोग पिटी दिखाते हैं, तरस दिखा देते हैं, प्यार नहीं करते। हम प्यार करेंगे, हम आपको ऊपर लेकर आएंगे। समझ रहे हैं? यानी एक दूसरे को जब तरस से ऊपर निकलेंगे ना, मोहब्बत के जज्बे पर आएंगे, प्यार के जज्बे पे आएंगे, तो हम उसकी ऐसी मदद करेंगे कि उसका लॉन्ग टाइम मसला हल हो, ना कि हम उसको अपना गुलाम रखें और अपने सवाब गिनते रहें। तो ये जरतुश्त कह रहा है ये पिट्टी, ये तरस खाना, ये रहम दिल होना, ये सब जज्बे बेकार जज्बे हैं। मोहब्बत इन सब से ऊपर जज्बा है। बट मार्क टू दिस सेइंग, ऑल ग्रेट लव इज अबव पिटी, फॉर इट वांट्स टू क्रिएट what is loved. Oh ho ho! All great love is above pity, for it wants to create what is loved. एक दफा फिर पढ़ता हूं, सॉरी। All great love is above pity, for it wants to create what is loved. Oh my God, यार
लव जो है ना ये क्रिएशन है। ये कह रहा है मोहब्बत का जो जज्बा है ना ये क्रिएशन का जज्बा है। यार पिटी, कंपैशन, ये सब नेगेटिव जज्बे हैं। मोहब्बत का जज्बा क्रिएशन का जज्बा है। देखें, अगर आप मेरी ये वीडियो शुरू से सुन रहे हैं, मैंने क्या बताया था, इस बुक को अगर एक जुमले में समराइज करें तो वो है क्रिएट योरसेल्फ या क्रिएशन। नीचा कह रहा है ऑल ग्रेट लव इज अबव पिटी। मोहब्बत का जो जज्बा है ना वो तर्स के जज्बे से बहुत ऊपर है, रहम के जज्बे से बहुत ऊपर है। फॉर इट वॉन्ट्स टू क्रिएट वॉट इज लव्ड, यानी मोहब्बत का जो जज्बा है जिससे मोहब्बत हो रही होती है आप उसको क्रिएट करना चाहते हैं। दिस इज द लैंग्वेज ऑफ ऑल क्रिएटर्स। चलें।